नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। दोस्तों, राजनीति के मैदान में लड़ाई और कटाक्ष होते रहते हैं, यह आम बात है और आजकल तो कई बार इससे ज्यादा हाथापाई भी आम हो गई है। सिर्फ भारत में ही नहीं, यह चीज और यह चलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। एक दल के नेता दूसरे दल के नेता पर वार पलटवार और आजकल तो गाली गलौज भी करते हैं। आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आज भारत की संसद में, भारत के सदन में कुछ ऐसा हुआ जो शायद ही इससे पहले आपने देखा हो। वाजपेयी काल के बाद तो नहीं देखा। गुलाम नबी आजाद समेत 4 नेताओं का कार्यकाल आज पूरा हो रहा था। यह बात राज्यसभा की है, उच्च सदन की है। इस सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। उनकी विदाई पर भाषण देते हुए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा भावुक हो गए। कई पुरानी यादें ताजा हो गई। उन्होंने कहा गुलाम नबी आजाद की सिर्फ तारीफ ही नहीं बल्कि देश और दुनिया को बताया है उन्होंने कि सत्ता आती जाती है लेकिन शख्सियत के क्या मायने होते हैं। तो यह प्रधानमंत्री ने कहा आज गुलाम नबी आजाद के लिए। जवाब देते हुए गुलाम नबी आजाद ने भी अपने जज्बात को काबू नहीं कर सके, वो भी क्योंकि बात ही ऐसी थी जब प्रधानमंत्री, और अगर अब वो तस्वीरें आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नहीं कई बार रुके, उनके आंसू छलक उठे। उन्होंने कहा जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के, तब से लेके आज तक लगातार बातचीत होती है। ये आम जनता को सोचकर बड़ा अजीब सा लगेगा कि भाई एक भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठतम नेता, दूसरा कांग्रेस का इतना बड़ा नेता, और इस तरह से एक दूसरे के लिए रो रहे हैं। यही भारतीय जनतंत्र, लोकतंत्र और प्रजातंत्र की जीत है जो आज हुआ। वो गाली गलौच, लड़ाइयां, कुर्सियां फेंकना, माइक फेंकना नहीं, ये है प्रजातंत्र। और आज जाते जाते अपनी तरफ बैठने वाले सियासतदानों को भी आईना दिखा दिया गुलाम नबी आजाद ने। पहले पूरी रिपोर्ट देखते हैं, आइए सुनते हैं क्या कहा इन दोनों नेताओं ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद। फिर बढ़ेंगे 5 के प्रहार की ओर। सुनते हैं पहले। आपने प्रतिपक्षी के लिए प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष के मंत्रियों की तारीफ तो खूब देखी और सुनी होगी, लेकिन किसी प्रधानमंत्री को कभी विपक्षी नेताओं के लिए रोते शायद ही देखा होगा। आज पीएम मोदी के भावुक भाषण से सदन ही नहीं पूरा देश इमोशनल हो गया। और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया और वो फोन, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे, उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता। गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते करते पीएम मोदी इतने भावुक हो गए कि आंखों से आंसू छलक गए और शब्द खो गए, मगर उनके इशारों से सारी भावनाएं देश को समझ में आ गई। सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना,
प्रधानमंत्री का ये भाषण इस बात का प्रमाण है कि हमेशा पार्टी और सत्ता से ऊपर है हमारा देश और लोकतंत्र। पीएम के ऐसे शब्दों को सुनकर गुलाम नबी आजाद भी खुद को रोक नहीं पाए। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी राज्यसभा के विदाई भाषण में विरोध के लिए विरोध की राजनीति करने वालों को बड़ी नसीहत दे दी कि हम मिलके ही देश को चला सकते हैं, लड़ाई करके गालियां देकर हम अपनी बात अपने भाषणों के जरिए कर सकते हैं। सवाल कि जब सरकार देश की तरक्की के लिए 24 घंटे काम कर रही है, जब प्रतिपक्ष का नेता इतनी बड़ी सोच रखता हो, तो फिर विकास की रफ्तार पर ब्रेक कौन लगाना चाहता है? कभी युवाओं को तो कभी किसानों को गुमराह करने वाली सोच पर हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी और के लिए नहीं। और मेरे साथ इस समय स्क्रीन पर सांसद हैं और वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी मौजूद है। मेरे साथ पूरा पैनल है आज, मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मनोज भाई। मेरे साथ अरुण कुमार जी हैं, पूर्व सांसद हैं लोकसभा के। मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, वरिष्ठ नेता हैं श्रोमणी अकाली दल के। प्रेम कुमार जी हैं, विनय सिंह हैं, अजय कुमार, ये सब लोग हैं मेरे साथ। मनोज तिवारी जी, आज पूरा पैनल है ये मेरे साथ। सिरसा साहब भी हैं, मनोज तिवारी भी हैं। मनोज तिवारी जी, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी का अगर कोई एक चिर प्रतिद्वंदी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठतम नेता राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद है, और उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इतनी बातचीत भी हुई होगी, आम जनता कभी सोच ही नहीं पाई होगी। और प्रधानमंत्री बोलते हुए कितनी बार रुक गए, कितनी बार उनके आंसू छलक गए कि भाई गुलाम नबी आजाद जैसा वरिष्ठ नेता जिसने मेरी तब मदद की जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, और वो जम्मू कश्मीर के कितनी बार कितने उनको जिसे कहते हैं कि क्षण याद आए, पल याद आए, तो ये बात और राजनेता अपने में क्यों नहीं ला सकते मनोज तिवारी जी? देखिए ऐश्वर्य भाई, आज जो राज्यसभा में हुआ है, जो दिख रहा है, वो एक नरेंद्र मोदी जी का एक ऐसा परिचय है जी जिसको भावुक लोग समझ सकते हैं। वो लोग समझ सकते हैं जिनके अंदर दिल है और दिल देश के लिए धड़कता है, जो रिश्तों का कदर जानते हैं, जो विशेष अवसरों पे हुई घटनाओं को इंसानियत के दायरे में देखते हैं। और हमारे लिए ये दृश्य नया नहीं है। हम लोग अक्सर जब प्रधानमंत्री जी को कभी अपनी सांसदों की मीटिंग में सुनते हैं तो छोटी छोटी बातों के अर्थ को समझते और समझाते हैं। यही प्रधानमंत्री जी ने देखा होगा जब एक बार सांसद सेंट्रल हॉल में बोलते हुए भी फफक पड़े थे। तो ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी जी जहाँ एक कड़े निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं, वहीं पे वो बहुत इमोशनल भी हैं। अभी देखिए जो हमारे गौरवशाली सिख परंपरा के साथ जब वो बोलना शुरू किए थे एक दिन पहले राज्यसभा में, तब भी जो उनके भाव थे, या इसके पहले भी जब आप देखे होंगे कभी अपने बड़ों का, चाहे वो आदरणीय प्रकाश सिंह बादल जी को ही प्रणाम करते हुए दिखे हों, इनके अंदर इंसानियत और भावना को जो भरी है वो हम सब के लिए एक बहुत वरदान है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश है, और वो किसानों का भी वैसे ही सब कुछ इमोशन के साथ समझ रहे हैं। लेकिन इसके बाद आगे चलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुलाम नबी आजाद आपस में बात कर सकते हैं, मुझे पता है मनोज तिवारी जी, पर मेरा एक सवाल पूछना बनता है, तो आप और सिरसा साहब क्यों नहीं? ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो बाकी चीजें हैं, सिरसा साहब और आपकी पार्टी, और अभी सिरसा साहब भी स्क्रीन पर हैं, दोनों वरिष्ठ नेता हैं आप। मनोज तिवारी जी, आप तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कितने वर्षों तक रहे,
सांसद हैं आप, सिरसा साहब अकाली दल के बड़े नेता हैं, आपकी पार्टी के साथ रहे, तो आप दोनों, क्योंकि जनता देखना चाहती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुलाम नबी आजाद बात कर सकते हैं सिरसा साहब, तो आप और मनोज तिवारी क्यों नहीं, आप और बीजेपी के नेता क्यों नहीं? मैं ये सवाल सिरसा साहब और मनोज तिवारी दोनों से पूछ रहा हूं सर। नहीं, निश्चित रूप से सिरसा साहब बैठे हैं और इसमें बोलिए बोलिए सर, कोई भी बोलिए, बोलिए तिवारी जी, बोलिए मनोज भाई। बिल्कुल, देखिए आपने जो बात कही, हमारी और सिरसा जी की लगातार बात होती है और हम लोग कई विषयों पे हम लोग बैठ कर के बात करते हैं। जहाँ तक इस विषय का सवाल है, थोड़ा इसमें कई हमारे साथ सीधे सीधे नरेंद्र तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं बात कर रहे थे, तो इस दौरान इस पे हमारी बात जरूर नहीं हुई, लेकिन आपने कहा है तो निश्चित रूप से आपका शो समाप्त होगा तो मैं सिरसा भाई से बात करूंगा, उस पे बात करेंगे हम लोग। सिरसा साहब बताइए ना, बात होती है लेकिन इस बात पे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई राजनेता मतलब राजनीति और सत्ता को पचाने वाला, संभलने वाला भी व्यक्ति चाहिए। जो अभी मनोज तिवारी कह रहे हैं बात होती है लेकिन इस पे नहीं, तो सिरसा साहब इस पे क्यों नहीं हो रही है? ये तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जनता जानना चाहती है। सिरसा साहब। ऐश्वर्या जी, पहली बात तो ऐसा है कि देखिए, हम लोग भी जिस धार्मिक सेवा में हैं, हम लोग भी अपने देश को और अपने गुरु की सेवा में सब चीजों को भूलकर वो सेवा करते हैं। उसमें ना जात आने देते हैं, ना पात, ना पार्टी। हम तो केवल मानवता की सेवा में यकीन रखने वाले लोग हैं। और देश और दुनिया में जब जब भी कहीं जरूरत पड़ी है, हमने ऐश्वर्या जी पार्टी नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, उसकी जात नहीं देखी और उसका आर्थिक स्तर नहीं देखा। हमने केवल एक बात देखी कि आज मानवता को जरूरत है और गुरु का सिख होने के नाते हमें इस सेवा में डटना चाहिए। इसी तरह हम किसानों की सेवा में भी डटकर बैठे हैं। लेकिन जहां तक किसानी के इन काले कानूनों का मुद्दा है, देखिए ये किसानी के हक में नहीं है, ये किसानी के खिलाफ है। अब किसानों ने ये फैसला, किसान जो संगठन है, उन लोगों ने सरकार से मैं राजनीति की बात कर रहा हूं सिरसा साहब, आप उसकी पेचीदगी में बजा रहे हैं। सिरसा साहब मैं आज बड़ी बात, मैं आज ये कह रहा हूं सिरसा साहब, मैं कह रहा हूं मनोज तिवारी जी, मैं बात कर रहा हूं राजनीति, ये आप भी समझते हैं मनोज तिवारी जी और मैं भी। सिरसा साहब मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा, लेकिन सवाल मनोज तिवारी जी से है। सांसद महोदय ये बताइए, अब आज एक व्यक्ति है दीप सिद्धू, उसको अरेस्ट कर लिया, तो पूरा का पूरा सोशल नेटवर्किंग साइट जितनी भी हैं वो सब भरी पड़ी है, ट्विटर सब भरा पड़ा है, कह रहे हैं भाई ये गलत है, ये गलत है। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद ने एक आज मिसाल देश के सामने और मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश की है कि दो चिर प्रतिद्वंदी भी एक दूसरे के लिए कितने भावुक हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये तो बात किसानों की है मनोज तिवारी जी, तो क्यों दो बड़े नेता जब बात कर सकते हैं तो दो पार्टी बात नहीं कर सकती किसानों के लिए? मनोज तिवारी जी और फिर सिरसा साहब। निश्चित रूप से बात कर सकती है और बात हम लोग भी लगातार स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। जो बातें आती हैं, देखो ऐश्वर्य भाई, हम भी एक किसान हैं, हम भी 230 बीघे के किसान हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी माँ, हमारे भैया, सब लोग, हम लोग एक किसान परिवार से ही खड़े हैं। आज भी उस किसान के दृष्टि से जब हम यहाँ के किसान की समस्या को और किसान बिल को देखते हैं तो मुझे कई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि हमारे बिहार में तो किसान इस बिल से, इस कानून से बहुत खुश हैं। लेकिन आपने जो बात कही है वो बहुत अच्छी है कि हम लोगों को बात करना चाहिए। हालांकि चूंकि बात सीधे मंत्रालय स्तर पे हो रही थी, हमारे किसान प्रतिनिधियों में हो रही थी, इसलिए हम लोग नहीं चाहते थे कि इसको और भी किसी लेवल पे हम लोग बात करें। लेकिन मैं सिरसा भाई से भी और जितने आपके पैनल में लोग हैं, हम सभी लोगों से एक ही प्रार्थना बार बार करते हैं कि सही मायने में वास्तव में वो प्रावधान कौन है जिससे किसान भाइयों को समस्या है। जो बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी, उसको बताना चाहिए कि वो सेक्शन कौन सा है, धारा कौन सी है जो किसान को नुकसान पहुंचा रही है। तो शायद बहुत कम समय लगेगा और हम इसका निदान भी कर लेंगे और हम निदान करना चाहते हैं। सिरसा साहब एक और जवाब, फिर जाना है मनोज तिवारी जी को, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं सिरसा साहब बताइए ना,
साफ साफ सीधी सीधी बात हो रही है, बताइए सिरसा साहब। देखिए, पहली बात जैसे मनोज जी ने भी कहा, ये बात किसान संगठनों के और सरकार के बीच में हो रही है। ऐसे में हमारी तरफ से कोई बात करनी या कोई सुझाव देना या लेना, वो किसान के द्वारा की हुई बहुत लंबी मेहनत है और बहुत मुश्किल से उन्होंने इस आंदोलन को यहाँ तक पहुंचाया है। इस आंदोलन के अंदर हमारी तरफ से मात्र सेवा हम करने के लिए खड़े हैं। इसके अलावा ना हमने कोई उनकी बातचीत में इंटरवीन किया है, ना ही कभी सुझाव दिया है, ना ही सुझाव उन्होंने कभी मांगा है, और मांगने पे भी मैं तो कम से कम उनमें से वो नहीं देने वाला, क्योंकि बहुत बड़ा ये विषय है और सरकार और किसानों के बीच में है। अब सिरसा दूसरी साहब, बात, आप इसको ऐसा हमारे बोल देते हैं कि इसमें राजनीति है ही नहीं। मनोज तिवारी जी ने भी बहुत ही बारीकी से आज जवाब दे दिया। मैं तो आज खुश नहीं, मैं तो उनसे बोलूंगा कि इसमें तो राजनीति, मनोज तिवारी जी आपको बोलना चाहिए कि हो रही है, खुलेआम इसमें राजनीति हो रही है। सिरसा साहब, आप तो श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली से, इसमें कई लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सिरसा साहब, आपको मानना चाहिए और आपको बोलना चाहिए कि ये गलत है, ये भारत के किसानों के खिलाफ है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने आपके टीवी चैनल पे भी कल भी और परसों भी बहुत जोर दे के ये बात कही जो आपने अभी कही है। सुचरिता के साथ था मैं कल, और मैंने कल भी ये कहा था और हाथ जोड़कर कहा था कि देखिए, हम लोगों को इन चीजों की ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करनी चाहिए जिसके कारण किसान में और सरकार में खाई बढ़े। जो भी राजनीतिक लोग हैं, उनकी ये कोशिश होनी चाहिए ऐसा माहौल बने जिससे किसान की सरकार की बातचीत हो और वो सफल बातचीत हो, बजाय कि हम उस पर किंतु परंतु कर करके उसका और नुकसान करें। मैं हमेशा से इस हक में हूं कि मैं जो भी बात बोलता हूं, मैं बार बार बोलता हूं। आपके टीवी चैनल पर भी एग्जैक्ट वर्ड बोले थे कि मैं जब भी यहाँ पे आके बोलता हूं, मैं केवल एक बात बोलता हूं कि मैंने किसानों के मुंह से ये बात सुनी है या किसान संगठन ने ये बात की है। मैं कोई अपनी पार्टी की बात नहीं रखता, और मैं ये भी चाहता हूं कि कोई भी अपनी पार्टी से ऊपर उठकर इस मसले के अंदर किसान जो चाहते हैं उनका हल निकलवाने में उनका सहयोग दे, बजाय कि हम अपनी रोटियां सेकें। अच्छी बात नहीं होगी। मैं तो हमेशा इस पक्ष में हूं, हमेशा से। आप इस पक्ष में हैं। मनोज तिवारी जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपको जाना है। मैं जी, बोलिए। पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए मनोज तिवारी जी, बोलिए। ऐश्वर्य भाई, मैं कई लोगों से बात कर रहा हूं देश में, और सभी लोग ये बात कहते हैं कि ये मुद्दा इतना नाजुक है कि इस पे जो राजनीतिक लोग अपना भविष्य तलाश कर रहे होंगे, वो शायद कहीं न कहीं देश को कमजोर कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि बिहार के लोग भी, उत्तर प्रदेश के लोग भी, मध्य प्रदेश के लोग भी, ये लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई, पहले तो बात हुई थी कि एमएसपी चली जाएगी, सरकार ने कहा हम लिख के दे देंगे। उन्होंने कहा एपीएफसी मंडी समाप्त हो जाएगी, उस सरकार ने कहा हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, गारंटी देते हैं। उसके बाद से प्रावधानों पे बात होना क्यों समाप्त हो गया? अचानक उससे हट करके लोग फिर से लग गया उसी समय कि कोई है ऐसी शक्तियां जो कि किसानों की बातचीत सफल नहीं होने दे रही है। तो आज भी एक ही लाइन, अगर एक फोन कॉल दूर है पीएम, तो वो एक ही बात का कि भाई इस प्रावधान में किसानों को नुकसान है, इस प्रावधान को ठीक करो। ये 2 प्रावधान नुकसानदेह हैं, ये 3 प्रावधान नुकसानदेह हैं। जिस दिन प्रावधानों पे बात हो जाएगी, उस दिन गंभीरता आ जाएगी, और हम बड़े विनम्रता पूर्वक उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। हमारे मंत्री भी इंतजार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मनोज तिवारी जी, ये मुझे बताइए ना, जो आज मैसेज है, ये जो आज प्रधानमंत्री ने बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसे आपने कहा ना, फपक फकक के, ये मैसेज सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक कांग्रेस के नेता के लिए, गुलाम नबी आजाद जिनको मैं जानता हूं, ये उन सब के लिए है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद, शरद पवार, ये ऐसे नेता हैं जो अपने दल के लिए तो सोचते हैं, लेकिन इस देश और इस सदन के लिए भी सोचते हैं, और उतना ही सोचते हैं जितना अपने दल के लिए सोचते हैं, उतना ही देश के लिए सोचते हैं, उतना ही सदन के लिए सोचते हैं। इसलिए मेरा इनसे वो कनेक्ट है, और वो समझते हैं कि सत्ता आती जाती है, लेकिन देश सर्वोपरि है, देश सबसे पहले है। और ये मैसेज उन लोगों के लिए, आज ये फार्म लॉस की बात है, आज ये किसानों की बात है, कल ये किसी और बात हो सकती है, लेकिन देश से ऊपर तो कोई नहीं है ना, कोई राजनीतिक दल नहीं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, देश से ऊपर कोई नहीं है, देश से ऊपर कोई नहीं है। और आज और कल राज्यसभा में जो प्रधानमंत्री जी का भाषण है, आज का जो व्यवहार है, अगर आज गुलाम नबी जी की विदाई पे या कुछ सांसदों के विदाई पे नरेंद्र मोदी जी का ये भावुक रूप दिखा है,
तो फिर बड़ी संभावनाएं बनती हैं कि इतना भावुक व्यक्ति किसी के लिए, किसी के बेहतरी के लिए कभी कठोर नहीं हो सकते। ज़रूरत है सकारात्मक कदम उठाने की, और शायद आज के बाद ये कुछ ऐसा हो भी सकता है, देखा जा सकता है। यही हमारी प्रार्थना है। बिल्कुल, तो ये थे मनोज तिवारी जी, बीजेपी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधा जा रहा हूं अरुण कुमार जी के पास। सिरसा साहब, आ रहा हूं आपके पास। मैं सीधा जा रहा हूं, अरुण कुमार है, पूर्व एमपी है लोकसभा के, और जा रहा हूं विनय सिंह के पास। सिरसा साहब गाड़ी में है। सिरसा साहब जितनी बार आजकल आते हैं, 5 बजे आए चाहे 6 बजे आए, हमेशा गाड़ी में रहते हैं, ट्रैवल करते हैं। मेरे को पूछना है कि कौन सी गाड़ी है जो कभी बंद ही नहीं होती है। सिरसा साहब, ये गाड़ी कौन सी है आपकी जो बंद ही नहीं होती? प्रेम शुक्ला जी भी हैं। वही मेरी छोटी सी गाड़ी। छोटी सी तो नहीं है सिरसा साहब, ये तो देख रहा है भारत। लेकिन मैं जा रहा हूं सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी और अरुण कुमार जी के पास। अरुण कुमार जी और प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री ने आज जो बोला है, जो आज प्रधानमंत्री ने बोला जी, उसका मैसेज सिर्फ ये नहीं कांग्रेस, मैं बार बार ये कह रहा हूं, और इन लोगों को आज समझना चाहिए अरुण कुमार जी कि किसानों के ऊपर राजनीति बंद होनी चाहिए, और राजनेताओं को एक साथ आके बैठ के बात करके इसका समाधान निकालने का समय आ गया। ये दीप सिद्धू नाम का व्यक्ति को आज अरेस्ट भी कर लिया है। अरुण कुमार जी, प्रेम शुक्ला। दोनों बोले या एक एक साहब? एक मैं एक, बोलूं? एक एक अरुण जी, एक एक। तो आप एक आदमी का नाम बोलिए। आप बोले ना अरुण जी। अरुण जी बोले आप, अभी आप। मैं बोलूं? पूर्व सांसद महोदय बोले। हाँ हाँ, तो मेरा कहना ये है, अभी दोनों लोगों का, सिरसा साहब का और मनोज तिवारी जी का संवाद सुन रहा था। सिरसा साहब ने ठीक ही कहा कि यह 2 अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। किसी पार्टी का नेता नहीं होता है, प्रधानमंत्री देश का नेता होता है। और जहाँ तक राज्यसभा में जो संवाद था गुलाम नबी आज़ाद और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, तो हमारी जो सनातन परंपरा की सांस्कृतिक विरासत रही है, लोकतंत्र की जो मर्यादा रही है, यह देश ऐसा है जहां राजतंत्र में भी लोकतंत्र रहा है, वैशाली वह दुनिया को संदेश देता रहा है। उस परंपरा को ऊंचाई देने का काम नरेंद्र मोदी और गुलाम नबी आज़ाद ने किया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस परंपराओं को और मजबूती दी जाए, और बहुत प्रसन्न हम हुए। लेकिन जहाँ तक ये सवाल उठता है कि नरेंद्र, एक मिनट जी जी, बोलिए बोलिए, करने दीजिए, बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ किसान का सवाल है, तो मनोज तिवारी जी कह रहे थे 230 बीघा जमीन है, हमको भी 10 बीघा जमीन है, हम भी किसान के बेटे हैं। हरित क्रांति से किसान ने इस देश को अनाज में आत्मनिर्भर खाद्यान्न में बनाया, लेकिन खुद बाजार का गुलाम हो गया। अभी तक जो भी सरकारें रही हैं, किसानों को जिंदा इंतजामी करता रहा है, उसको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि यह कानून किसानों को कंगाल बना देगा, इसलिए इस कानून को अब आपको जवाब दे रहे हैं किसान प्रतिनिधियों से। अरुण जी, इस किसान जवाब दे रहे हैं, अब आपको जवाब दे रहे हैं। किसान प्रतिनिधियों से, स्टेक होल्डर से बात करना चाहिए। बहुत संयम और शांति से मैंने आपको सुना है। बोलिए बोलिए शुक्ला जी। देखिए, किसानों को कंगाल नहीं, बल्कि किसानों को ये आय को दुगनी करने की दिशा में उठाया गया कदम है। किसानों को कैसे कंगाल बना देगा, कोई इस बात को समझा ले, उसको स्वाभाविक तौर पर सरकार जो है इस कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है। सरकार की स्पष्ट नीति है कि बीज से बाजार तक किसान को सशक्त बनाया जाए, उसकी आय दुगनी की जाए, उसको विकास के अवसर नए तरीके से पेश किए जाएं। क्योंकि जिस व्यवस्था में पिछले 7 दशकों से किसानों ने काम किया है, उस व्यवस्था ने निश्चित तौर पर किसानों को विपन्नता की ओर भेजा है। अब उस किसान को संपन्नता की ओर भेजने के लिए जिस तरह से आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में बीज की व्यवस्था हुई, खाद, नीम कोटेड यूरिया आ जाने के कारण सब भली भांति जानते हैं कि किस तरह से खाद की कालाबाजारी रुकी नहीं। तो इसी देश में एक बार नहीं, अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई कि किसान खाद मांगने गया,
खाद तो नहीं मिली बल्कि उसको गोली मिल गई। लेकिन आज किसान को खाद मिलती है समय से, सिंचाई के संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, सोलर पंप उसके लिए उपलब्ध करने की व्यवस्था की गई। उसी तरह से किसान को बाजार में भी एमएसपी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसकी ऐसी स्थिति रही कि जहां उसको अपने माल का बेहतर भाव मिले उस बाजार में। इसलिए मंडियों का आधुनिकीकरण, सिरसा साहब बिने सिंह, सिरसा साहब बिने सिंह, वो इलेक्ट्रॉनिक। सिरसा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जो अभी प्रेम शुक्ला जी ने बोला, सिरसा साहब, लेकिन एक बार बता दूं, शुक्ला साहब, सिरसा साहब, वो दीप सिद्धू को इस समय 30,000 कोर्ट में लेके आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, हमारा कैमरा वहां पे लाइव विजुअल दिखा रहा है। सिरसा साहब, दीप सिद्धू नाम का ये सिंगर था जो कि पहले मैं बताना चाहूंगा सनी देओल के साथ बिल्कुल रहते थे। ये जब मैंने भी और मेरे साथी हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर, हम दोनों गए थे उनका इंटरव्यू करने, तब दीप सिद्धू थे वहां। जब वो सांसद का जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, फिर सनी देओल ने बोला मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। और ये लाइव विजुअल्स हैं, ये लाइव विजुअल्स हैं 30,000 कोर्ट से। अगर हमारे साथी हैं वहां सिरसा साहब, उनके पास जा रहा हूं 1 मिनट के लिए, फिर आऊंगा आपके पास। तो पर ये लाइव विजुअल्स हैं। सिरसा साहब, दीप सिद्धू अरेस्ट होते हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप कुछ बोलेंगे नहीं, आप कुछ डिमांड नहीं रखेंगे, लेकिन फिर जब इस तरीके के लोग जिनका कनेक्शन निकलता है देश विरोधी ताकतों के साथ, आप फिर इनके साथ भी तो खड़े नहीं नजर आ सकते ना। सिरसा साहब, आपकी एक इतनी बड़ी पार्टी है, सरदार प्रकाश सिंह बादल की पार्टी है ये, अकाली दल, इतना बड़ा दल है, मतलब इतना मान है इनका। ऐश्वर्या जी, हमने हमेशा ही देश के प्रति जो भी अपशब्द कोई बोलता है, हम उसके साथ कभी सोच भी नहीं सकते खड़े होने का। एक सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने देश की इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा जेल अगर किसी ने काटी और बड़ा मोर्चा लगाया तो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने, और हिंदू सिख एकता के लिए बहुत बड़ी उन्होंने लड़ाई को लड़ा, क्योंकि पंजाब के हालात बहुत बिगड़ गए थे। उनकी एक ही सोच थी कि आपसी भाईचारा बना के रखना बड़ा जरूरी है इस देश के लिए, इस देश की अखंडता के लिए भी और देश के विकास के लिए भी और देश में शांति बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हमारा धर्मों का आपस में प्यार हो। हमने कभी भी किसी भी ऐसे आदमी का साथ ना देने का कल्पना भी नहीं कर सकते जो देश के खिलाफ, देश की किसी भी संस्था के खिलाफ, देश के तोड़ने की बात करता हो, देश के खिलाफ बगावत की बात करता हो, किसी धर्म के खिलाफ बोलता हो, किसी धर्म को छोटा है बड़ा कहने की कोशिश करता हो। हम कभी भी ऐसी मानसिकता के लोग नहीं करेंगे। मैं आ रहा हूं गुरु अकाल शुक्ला जी, जब उस सिरसा साहब इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि वो जो दीप सिद्धू अरेस्ट हुआ उसने कुछ बोला है वहां। सिरसा साहब इसलिए रोक रहा हूं 1 मिनट के लिए, अपने साथी गौरव के पास जा रहा हूं। गौरव वहां पर मौजूद है। गौरव, दीप सिद्धू को 30,000 कोर्ट में लेकर आया गया है। गौरव जी बिल्कुल, दीप सिद्धू और साथ साथ में सह आरोपी जो इस मामले में है किसान नेता सुखदेव सिंह की भी पेशी जो हो रही है, और ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 30,000 कोर्ट रूम नंबर 272 में यहाँ पर जो जज हैं उनके सामने जो है पेश किया गया है। और देखिए किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ी है पुलिस को। यहाँ पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये देखिए, यहाँ पर जो कोर्ट रूम के अंदर अभी फिलहाल जो है एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। कुछ डेजिग्नेटेड लोगों को ही अंदर एंट्री की गई है क्योंकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा हो रही थी। तो यही वजह है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सेल के ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा लोकल दिल्ली पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो सभी यहाँ पर आपको तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पर पेश कर जो दिल्ली पुलिस है वो कस्टडी मांगेगी दीप सिद्धू को, क्योंकि दीप सिद्धू लाल किले पर 26 जनवरी को हुई जो तोड़फोड़ हुई थी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, उस मामले में उसका नाम जो है कोतवाली थाने में दर्ज हुई एफआईआर में शामिल किया गया था। उसके बाद से दीप सिद्धू के ऊपर 1 लाख रुपए का मुकदमा इनाम भी घोषित किया गया था। और दिल्ली पुलिस ने जो जानकारी दी उसके बाद 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करने के बाद उसे जो है करनाल के पास से गिरफ्तार किया गया। लेकिन आप तस्वीरें यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर जो कोर्ट रूम, अच्छा सिरसा साहब रुकिएगा, वापस आ रहा हूं। दीप सिद्धू जो बड़ा नाम आया है यहाँ पर, उसको लेकर काफी बिल्कुल 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 गौरव, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आप दिखाते रहिए। लेकिन मैं जा रहा हूं अपने पैनल के पास। गौरव आप रहिए, आपके कैमरामैन को बोलिए, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को बोलिए, फ्रेम बिल्कुल लाइव रखे, दर्शक देख रहे हैं। लेकिन विनय सिंह जी, मैं वापस पैनल के पास जा रहा हूं। विनय सिंह जी, जो भी सिरसा साहब ने कहा, मेरी जब आपसे बात होती है लेखक महोदय विनय सिंह, तो आप कहते हैं ये पूरा एक डिजाइन है। हमने देखा सिरसा साहब, इस बार कई ऐसे लोग निकल कर आए जिनका आमतौर पे कोई प्रोटेस्ट, मैं इस समय विदेश की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं। पंजाब की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री बाहर आई,
बहुत अच्छी बात है, सब लोग जुड़े, सबको लगा कि किसानियों की बात है, ज्यादातर किसानों के किसानी क्या कहते हैं कि किसानों के घरों से आते हैं। लेकिन विनय सिंह, आपका इस पे कुछ अलग विश्लेषण है, नहीं? आप जब मुझे बताते हैं तो आप बोलते हैं कि इसकी एक अलग सोच है, इसके पीछे एक पूरा डिजाइन है। जरा बताइए आपकी क्या सोच है विनय सिंह? ऐश्वर्य भाई, इसमें मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। देखिए, जो सरहदों पर, जो दिल्ली बॉर्डर पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसान हैं, किसान नहीं हो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो किसान है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ साजिशें करती हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टार था जिसमें भारत को 1000 घाव देने की साजिश थी, और सीपीआई माओइस्ट का 2007 का डॉक्यूमेंट है जिसको यूपीयूए बोलते हैं, उसमें ये जो किसान आंदोलन हुआ और जो सीए आंदोलन हुए, ऐसे आंदोलनों में कैसे घुसपैठ करनी है और अपने नक्सलवादियों के जो एजेंडे हैं, या पाकिस्तान का जो ऑपरेशन जिब्राल्टार था जो असफल ऑपरेशन था, उसके एजेंडे को कैसे उसमें घुसपैठ करना है, इसका प्रयास होता है। अब मैं आपको बताता हूं, दीप सिद्धू उसका एक उदाहरण है। दीप सिद्धू को हम में से कोई नहीं जानता था, आप गए होंगे इंटरव्यू करने इसलिए आपको ध्यान में आ रहा होगा। दीप सिद्धू इतने बड़े आदमी नहीं थे कि पूरा देश जानता है। दीप सिद्धू का जो पहला इंटरव्यू हमने देखा तो एक कोई इंटरव्यू कर रहे थे पत्रकार उनका, और तो उसके बाद चर्चा हुई कि भाई अंग्रेजी बोलता है, तो एक खेमा खड़ा होता बोलता कि क्यों किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता। तो जब तक वो आंदोलन के साथ था और बाद में खालिस्तान के प्रति धीरे से सॉफ्ट भी हो गया, तब तक वही खेमा उसको प्रचारित करता रहा, प्रसारित करता रहा, हल्का सा विरोध होने का भी नाटक करता है, लेकिन उसको हाईलाइट किया उसने। सिरसा साहब बताइए। और जैसे ही दीप सिद्धू का इसमें विनय सिंह गलत कहां है सिरसा साहब? तो वही खेमा बोलता है कि भाई ये तो भाजपा का एजेंट है। सिरसा साहब बताइए। वही दीप सिद्धू जब बोल रहा है कि मैं खुलासे करूंगा, तो अब देखिए कि वही ग्रुप जो नैरेटिव बिल्डअप करता था अब उसके खिलाफ हो गया। सिरसा साहब, ये जो राजनीति है ना, पर्दे के पीछे की राजनीति, आंदोलन के पर्दे के पीछे की राजनीति, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, प्रेम शुक्ला जी, इसका केवल एक डिजाइन नहीं है, जो कल प्रेम कुमार जी, इसका एक कैलेंडर है, और प्रेम शुक्ला जी जो कल प्रधानमंत्री ने भी कहा। और विनय सिंह रुकिए, विनय सिंह जी रुकिए, सिरसा साहब और प्रेम शुक्ला जी। सिरसा साहब, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ये जो पर्दे के पीछे ये वो लोग हैं जहां भी आंदोलन होता है वहां पहुंच जाते हैं, और ये बात आपने भी कही थी कि जो लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी तो आपकी होगी ना, अगर आप सेवा दे रहे हैं वहां और वहां श्रोमणी अकाली दल पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, ये बात आपने खुलकर बोली है, तो ये जिम्मेदारी भी आपकी बन जाती है कि ऐसे लोग सीप इन ना करें, ऐसे लोग ना घुसे। सिरसा साहब। देखिए, किसान संगठनों ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा इससे लेना नहीं है, एक बात। दूसरी बात आपके ध्यान में मैं ऐश्वर्या जी लाना चाहता हूं। अब देखिए, सच्चाई तो कौन जानता है, ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां ही बता सकती हैं, लेकिन किसानों की तरफ से ये बहुत जोर दे के कहा गया कि इस आदमी को जानबूझकर सरकार की तरफ से घुसाया गया था, और ये क्योंकि सन्नी देओल का नजदीकी दोस्त है, तो सन्नी देओल। सिरसा साहब, और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सिरसा साहब रोक रहा हूं आपको, प्रेम शुक्ला जी, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है 5 के प्रहार पर। इस समय हरियाणा से पकड़ा गया था दीप सिद्धू की 30,000 कोर्ट में पेशी चल रही है। स्पेशल सेल ने 10 दिन की कस्टडी मांगी है, 10 दिन की कस्टडी मांगी है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने। ये वही दीप सिद्धू हैं, दर्शकों, जो अभी तक किसान नेताओं के साथ खड़े आते थे, फिर बीच में अचानक किसान नेता इनके खिलाफ हो गए, फिर दीप सिद्धू ने कहा कि मैं सबकी पोल खोल दूंगा, मैं ये कर दूंगा और मैं ये कर दूंगा, क्या नहीं बोला इन्होंने। लेकिन अब जब ये दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है और स्पेशल सेल ने 10 दिन की मांगी है, और इनके जो एक और साथी थे किसान नेता सुखदेव सिंह, जी हां, सुखदेव सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी गई है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, सुखदेव सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी गई है, दीप सिद्धू की 10 दिन की कस्टडी मांगी गई है। तो सिरसा साहब, आप जो बोल रहे थे ना, अब तो सब सच का सच आ जाएगा सामने। गौरव के पास जा रहा हूं 30 सेकंड के लिए, सिर्फ 30 सेकंड के लिए गौरव के पास जा रहा हूं, फिर सिरसा साहब के पास आ रहा हूं। विनय सिंह, प्रेम शुक्ला जी, गौरव 14 दिन की दी है सुखदेव सिंह को, और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 10 दिन की मांगी है दीप सिद्धू की। गौरव।
बिल्कुल, देखिए दीप सिद्धू के लिए जो है वो रिमांड मांगी जा रही है, 10 दिन की रिमांड की जो है मांग की है। और ये वकील की तरफ से, दिल्ली पुलिस के वकील की तरफ से कहा गया कि दीप सिद्धू के खिलाफ काफी वीडियोग्राफी सबूत हैं और इन वीडियोस में उसने लोगों को भड़काया जिससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा, जिसमें खास करके लाल किले की बात है। दूसरा, इसके अलावा उसके सोशल मीडिया की भी जो है पड़ताल, सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी करनी है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी दलील दी है, पुलिस के वकील की तरफ से, कि उसे पंजाब और हरियाणा भी लेकर जाना है, क्योंकि ट्रेल पूरा देखना है कि आखिर वो यहां से फरार होने के बाद कहां कहां गया, उसको किसने किसने बचाया और वो कहां कहां से फेसबुक। बिल्कुल गौरव, वापस आएंगे आपके पास, मैं सीधा जा रहा हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। अजय कुमार जी भी हैं, प्रेम कुमार जी भी हैं, मैं पहले जा रहा हूं लेकिन प्रेम शुक्ला के पास। गौरव बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। तो प्रेम शुक्ला जी, सिरसा साहब कह रहे हैं कि शुरू से ही दीप सिद्धू के साथ में तो कोई नहीं था। प्रेम शुक्ला जी, सिरसा साहब कह रहे हैं कि किसान नेता तो पहले से ही दीप सिद्धू के साथ नहीं थे, लेकिन कितनी ऐसी टिप्पणियां आई हैं, कितने ऐसे विजुअल्स आए सामने प्रेम शुक्ला जी जिसमें सब साथ थे। फिर दीप सिद्धू, फिर अगर ऐश्वर्य जी किसान जो है दीप सिद्धू के साथ नहीं थे जी, तो किसानों के मंच पर दीप सिद्धू को किसने परफॉर्म करने दिया? और जब एनआईए तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी दीप सिद्धू को, तो किसान नेताओं ने एक दो ने नहीं, तमाम किसान नेताओं ने और कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने क्या दीप सिद्धू का समर्थन नहीं किया था? क्या केंद्र सरकार का विरोध नहीं किया था? क्या ये नहीं कहा था कि किसानों के आंदोलन को प्रभावित करने के लिए दीप सिद्धू को नोटिस दी जा रही है? क्या ये सत्य नहीं था? तो दीप सिद्धू को मंच किसने उपलब्ध कराया? दीप सिद्धू को सरकार ने तो मंच उपलब्ध कराया नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो मंच उपलब्ध कराया नहीं था। दीप सिद्धू को मंच उपलब्ध कराया था किसान संगठनों ने। अब उन किसान सिरसा साहब, अब ये गलत नहीं है ना, अब आपको बताना पड़ेगा। सिरसा साहब, किसकी थी? अब अगर ये सवाल प्रेम शुक्ला जी, विनय सिंह और अजय कुमार जी उठाएंगे तो इसमें गलत क्या है? अजय कुमार जी भी आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं सिरसा साहब, फिर आऊंगा आपके पास। अजय कुमार जी पूछे, प्रेम कुमार जी आ रहा हूं। नहीं, अजय कुमार जी एक और सवाल पूछ रहे हैं आपसे, लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बोलिए अजय कुमार जी। मेरा तो इस पैनल पे मौजूद फार्म बिल के लोगों से सिर्फ इतना सवाल है कि सरकार ने आपको एक ऑफर दिया कि ऐसा करते हैं 1.5 साल तक इस कानून को लागू करके टेस्ट बेसिस पे, मॉडल बेसिस पे देख लेते हैं। आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, चलिए आपकी जीत हो गई। अब सरकार ने कहा कि हम 1.5 साल तक इस कानून को रोक के देख लेते हैं, अब भी आप नहीं मान रहे हैं। ये कैसी जीत है? और आपका आंदोलन आपने ऐसे लोगों के हाथों में सौंप दिया है जिसकी जिम्मेवारी लेते आप देशभक्त लोग हैं। पंजाब की गौरव गाथा विश्व में गाई जाती है। पटना साहिब से मैं आता हूँ, गुरु की धरती है। आज आपके पास शब्द नहीं है, आज आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं। जिस तरह इस घटना को किसान भाइयों को आगे करके आंदोलन को बदनाम किया गया, सिरसा जी मेरी विनती है, आप कम से कम इस वक्त आंदोलन को वापस लेकर सिख कौम की इज्जत की रक्षा करें, देश और धर्म की रक्षा करें। देखेंगे। सिरसा साहब जवाब दे रहे हैं, सिरसा साहब जवाब दे रहे हैं, वापस आ रहा हूं। सिरसा साहब जवाब दे रहे हैं, अजय कुमार जी, सिरसा साहब जवाब दे रहे हैं। बोलिए मनजिंदर सिंह सिरसा जी। देखिए अजय जी धन्यवाद, आपने इतने अच्छे शब्द कहे और यकीनी तौर पर जो पटना साहिब थे उसके मन के अंदर बहुत भावना होगी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का वो प्रकाश उदाहरण जहां उन्होंने किया उनका जन्म स्थान है, तो इसलिए आपके मन में भावना होनी स्वाभाविक है। और जिस तरह से बिहार के लोगों ने और देश के लोगों ने, खास तौर पर बिहार और पटना के लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व वहाँ सेलिब्रेट किया, हमने देखा, उस भावनाओं को हम बिल्कुल कदर करते हैं। और बहुत बड़े स्तर पर आप लोगों ने, हालांकि सिख वहाँ पे नामात्र थे, लेकिन आपने जो बात की, एक बात तो पहली बात है, ये कोई किसान आंदोलन सिखों का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। और इस आंदोलन के अंदर भी हमारी केवल और केवल इतनी भागीदारी की सेवा के नाते, जैसे चाहे बिहार में आप सेवा करते रहे, पटना साहब में जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम तो मानवता की सेवा करते हैं, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन वाले आए हों, या तमिलनाडु से आए हों, या महाराष्ट्र से किसान आए हों, या सरकार के खिलाफ आए या सरकार के पक्ष में आए, हम तो केवल अपनी मानवता की सेवा निभाते हैं। जहाँ तक आपने बात कही कि कुछ शरारती तत्व उसमें घुसे, तो देखिए किसान आंदोलनकारियों ने ये हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी देश से कि हाँ, ये जो लोग शरारत की है उसके कारण हमारी छवि खराब हुई है, हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो कोई भी किसान आंदोलनकारी के मन में ऐसी भावना नहीं है कि देश के प्रति कोई अपशब्द कहे, बोलेगा और लोग सुने और वो चुप रहे।
उनके मन में बड़ा दर्द हुआ इस चीज को देख करके। देखिए हमारे नाम को बदनाम किया, तो किसानों ने भी इस बात के लिए देश से भी माफी मांगकर लोगों से कहा कि हम इस बात की क्षमा याचना करते हैं कि किन लोगों ने शरारत की है, लेकिन हम इस शरारत के हिस्सा नहीं है। ये किसानों ने बड़ा स्पष्ट किया और आपने भी तो देखा। बताइए विनय सिंह, ये तो कह रहे हैं कि मतलब हिस्सा नहीं है, देश को बदनाम करने की या कोई अहिंसा करने की कोशिश नहीं की। विनय सिंह प्रेम कुमार जी, विनय बोलिए। विनय भाई सिरसा साहब, मुझे लगता है कि आज जो पार्लियामेंट में हुआ उसमें दो बातें बड़ी गौर करने वाली हैं और दो बातों पर विचार करना चाहिए। एक, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सत्ता को पचाना ये आना चाहिए, सत्ता यानी ताकत को पचाने की क्षमता होनी चाहिए अगर ताकत धारण करते हैं। दूसरा, गुलाम नबी जी ने कही बात, वो बड़ी बात कही कि हर बात पे विरोध करना टूटेगा। किसका हौसला टूटेगा? सरकार का हौसला टूटेगा। और सरकार कौन है? सरकार इस भारत देश की प्रतिनिधि है। दुनिया के सामने अगर सरकार का हौसला टूटेगा तो भारत की छवि खराब होगी। मैं बोलता हूं कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी जो अभी सत्ता में है, वह मैं तो देख रहा हूं कि कुछ भी वो बात बोले और उसका विरोध करना है। अरे भाई, कुछ तो तय कर लीजिए कि इसका आकलन करेंगे, सही है गलत है। क्योंकि सिरसा साहब, इसका विरोध से दिक्कत नहीं है, तकलीफ इस विरोध में इस बात से है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां और बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो पहले इसको सेलिब्रेट कर रही थी कि ऐसे फार्म्स लॉज आने चाहिए, वही एकाएक विरोध में आ जाती हैं। तो प्रेम शुक्ला जी, कि गुलाम नबी आजाद, प्रेम कुमार जी, समय कम है मेरे पास। प्रेम कुमार जी 30 सेकंड जहां से वो आते हैं कि प्रेम जी, मैं तो बस उन आंसुओं पर लौटना चाहता हूं, वक्त मेरे पास कम है। जो आंसू नरेंद्र मोदी जी ने दिखलाए हैं, काश वो आंसू उन किसानों के लिए दिखलाते जो 200 से ज्यादा दिल्ली की चौखट पर आकर गुजर गए। उनके लिए प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी आखिरी 30 सेकंड। प्रेम शुक्ला जी आखिरी 30 सेकंड आपके लिए, क्योंकि आप पे सवाल करा। देखिए शुरू से ही जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती रही कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। तो वहां पर आंदोलन का हट किसने किया? उन बूढ़े बीमार लोगों को आंदोलन स्तर पर लाने का काम किसने किया? और जब उन आंदोलन पर बूढ़े और बीमारों को लाया गया तो उनके निधन का के आंखों में किसानों के लिए आंसू, लेकिन उनके निधन का जिम्मेदार सिरसा साहब, तो उनके निधन का विनय सिंह, प्रेम शुक्ला जी, अजय कुमार जी, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, अगर देश के प्रधानमंत्री और विपक्ष के राज्यसभा के उच्चतम नेता गुलाम नबी आजाद दोनों एक दूसरे के लिए आंसू निकाल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और गुलाम नबी आजाद ये कह सकते हैं कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध मत कीजिए, तो सिरसा साहब, जैसे आपने कहा कि बात किसानों की है, बात अन्नदाता की है, उनकी बात सबसे ऊपर होनी चाहिए, राजनीति नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 5 के प्रहार पर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आ रही है मेरी साथी सुचरिता लेकर महाभारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी, विनय सिंह, सिरसा साहब, अजय कुमार जी, प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद।